हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, आपके अपने इस यूट्यूब के फिजिक्स के न्यूमेरिकल क्लास में आपका फिर से स्वागत करते हैं। तो आज हम हर दिन की तरह आज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो कि रेलवे के लिए प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, इस बुक में जो खान सर का जो आपके सामने दिख रहा है, अपने आप में ये खान सर जो है एक धुरंधर टीचर माने जाते हैं। उसी प्रकार इनका बुक भी बहुत ही धुरंधर है, जिसमें कि आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर प्लस प्रैक्टिस सेट इस बुक में दिया गया है और इसमें 11,000 प्लस क्वेश्चन है सभी सब्जेक्ट के। तो इसमें चैप्टर वाइज सोल्यूशन दिया गया है, मतलब क्वेश्चन दिया गया है प्रीवियस ईयर का, उसी का हम 1 बाई 1 करके सोल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि रेलवे के चाहे कोई भी एग्जाम हो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। जैसे कि ASM, TATC या लोको पायलट जो कि अभी वैकेंसी आने वाला है, लेटेस्ट न्यूज़ आ रहा है धीरे धीरे, और असिस्टेंट ड्राइवर के लिए ग्रुप D NTPC, चाहे मतलब रेलवे का कोई भी एग्जाम हो उसके लिए वरदान साबित है ये बुक। अगर एक बार आप 1 बाई 1 क्वेश्चन को डिटेल में अगर बना लेते हैं तो एक ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा साइंस का कि जो आप उसे कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए चलिए बिना स्किप किए हुए वीडियोज़ को आपको 1 बाई 1 क्वेश्चन को ध्यान में देखना है और ध्यान से देखते हुए आपको अपने से भी सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी तक ने हम लोगों ने एनर्जी के जो भी 200 तक के क्वेश्चंस हैं उनको कवर कर लिया है, उनका सोल्यूशन कर लिया है, और उन सभी पहले के भी जितने क्वेश्चंस हैं उनका सोल्यूशन चैनल के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, तो वहां से आप जा करके देख सकते हैं। तो आज के क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं 201 नंबर से। 201 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिए कि एक ट्रक एक कार समान गतिज ऊर्जा के साथ गतिशील है। एक ट्रक है और एक कार है, समान गतिज ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है, गति कर रहा है। तो उन्हें रोकने के लिए अगर समान बल, देखिए क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, समान बल प्रयुक्त किया जाता है तो क्या होगा। तो ऑप्शन ए है कि कार ठहरने से पूर्व एक लंबी दूरी तय करेगी, बी है कि ट्रक ठहरने के पूर्व एक लंबी दूरी तय करेगी, सी है कि दोनों ही ठहरने के पूर्व एक समान दूरी तय करेगी, डी है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो आप ध्यान देते हैं कि जैसे कि रोड है, तो रोड पर अगर बाइक या कोई भी मोटरसाइकिल आप साइकिल चलाते हैं, तो यदि आप यहाँ ब्रेक लगाते हैं इसको गतिशील के दौरान, जब आप मतलब स्पीड में होते हैं तो ब्रेक यहाँ लगाते हैं, तो ब्रेक लगाने के बाद कुछ दूरी के तय करने के बाद ही ठहराव हो पाता है, यानी कि ठहराव से पूर्व कुछ दूरी तय करता है, तब जाकर के आपका जो यातायात है, बाइक हो जो भी हो, तो रुकता है। तो इस दौरान यहाँ समान चाल है, दोनों का, ट्रक का भी और कार का भी, दोनों का समान गतिज ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा कि समान दूरी तय करेंगे ठहराव के पूर्व, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा कि दोनों ही ठहरने के पूर्व समान दूरी तय करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 202 नंबर। 5 केजी द्रव्यमान वाली बंदूक से 10 की पावर -2 किलोग्राम की गोली 500 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि गोली का जो स्पीड दिया गया है 500 मीटर प्रति सेकंड है, अगर इतनी स्पीड के साथ फायर की जाती है तो गोली की गतिज ऊर्जा और बंदूक की गतिज ऊर्जा का अनुपात पूछा गया है। तो इसके लिए देखते हैं कि आप संवेग के सिद्धांत पर यहाँ बंदूक और गोली का क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि जो आपका बंदूक का द्रव्यमान और उनका वेग होगा, गुणनफल इन दोनों का, जैसे कि यदि हम इसका द्रव्यमान बंदूक का अगर m माने और इसका वेग जो है बड़ा V माने, और इसकल टू जो बराबर होता है गोली के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल के, तो दोनों इस तरह से काम करता है, m1 v1 इंटू m2 v2, या आप कैपिटल M भी मान सकते हैं बंदूक के लिए और स्मॉल m भी मान सकते हैं गोली के लिए। तो यहाँ माइनस का भी साइन लगता है, क्योंकि जब आप गोली छोड़ते हैं बंदूक से तो यह विपरीत दिशा में कार्य करता है, ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य करता है। यहाँ से एक और क्वेश्चन भी आता है कि यह जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो न्यूटन के किस लॉ को फॉलो करता है, तो ये तृतीय नियम को फॉलो करता है। एक प्लस पॉइंट है कि ये तृतीय नियम को फॉलो करता है जब किसी बंदूक से गोली को छोड़ा जाता है, क्योंकि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है यहाँ, तो प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यदि आप बंदूक से, ये बंदूक हो गया, तो बंदूक से यदि आप इधर गोली छोड़ते हैं तो गोली का जो है वेग इस डायरेक्शन में जाता है, इस डायरेक्शन में जाता है, तो बंदूक पीछे की ओर झटका महसूस करता है। ठीक है, तो आगे हम क्वेश्चंस पे आते हैं कि यहाँ संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर m1 v1 बराबर m2 v2 इस तरह से काम करता है। यदि हम पहले गतिज ऊर्जा के लिए हमें वेग दोनों का
वेग चाहिए। तो वेग तो यहाँ बंदूक का नहीं दिया गया है, तो इसलिए द्रव्यमान दिया गया है, तो हम मानेंगे। इसके लिए देखिए हम एक पेज पर लेकर के चलते हैं आपको। यहाँ हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि दिया है M1 इसको हम कैपिटल M भी मानते हैं और बंदूक का गोली का जो है स्मॉल m इंटू भी मानते हैं। यहाँ m यानी कि जो कैपिटल M का मान दिया गया है, बंदूक का जो द्रव्यमान दिया गया है 5 kg और इसका वेग मालूम नहीं है तो हम भी मानेंगे। और बंदूक की गोली का जो द्रव्यमान है 10⁻⁻2 है इंटू इसका जो वेग दिया गया है 500 मीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ से हम भी का पहले मान निकालेंगे, जो बंदूक का वेग का मान है उसे हम निकालेंगे। तो भी बराबर क्या हो जाएगा, 5 जो है इधर गुना में इधर भाग में आएगा 5 और 5 से 5 कट जाएगा तो ये 100 हो जाएगा। 100 हो गया। और 10⁻⁻2 यानी कि 10⁻⁻2 जो है ये बटा में आ जाएगा, क्या हो जाएगा 1/10⁻2 इंटू ये जो 100 बचा है ये वाला, ये इंटू में हो जाएगा। और इसके 10⁻2 यानी कि 100 है, ये भी, ये 100 भी ये है, कट गया। तो बराबर 1 मीटर पर सेकेंड ये जो वेग निकल गया किसका निकला, बंदूक का निकल गया। ठीक है, यहाँ से देखिए आगे देखते रहिए। अभी इसमें पूछा गया है कि गोली की गतिज ऊर्जा और बंदूक की गतिज ऊर्जा का अनुपात। तो गतिज ऊर्जा बराबर फार्मूला होता है ½ mv² होता है। तो यहाँ से हम लिखेंगे, पहले क्या पूछा गया है कि गोली की गतिज ऊर्जा, तो गोली की गतिज ऊर्जा के लिए ½ इसका स्मॉल m माने थे m, अब v² हो जाएगा। और बटा में बंदूक का गतिज ऊर्जा, क्योंकि अनुपात पूछा गया तो कैपिटल M इंटू v² हो जाएगा, यानी कि बंदूक की वेग का स्क्वायर। अब यहाँ से हाफ कट जाएगा। m का मान कितना दिया गया है गोली का, तो 10⁻⁻2 हो गया इंटू v² यानी कि वेग कितना दिया गया था, तो 500, गोली का 500, तो 500 इंटू 500। अब बटा में क्या हो जाएगा, तो m इसका द्रव्यमान किसका, बंदूक का, तो 5 kg दिया गया है, 5 kg हो गया। इसका वेग कितना आया था, तो 1 आया था, कितना आया था 1, तो 1 का स्क्वायर यानी कि 1 गुने 1। अब यहाँ से आपका क्या होगा कि 10 के पावर, यहाँ क्या है ऊपर में 10⁻⁻2 है, 10⁻⁻2 यानी कि जो ऊपर में है यहाँ से हट करके नीचे आ जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ 10⁻2 माइनस था तो ये हट गया, माइनस जब हटता है तो ये बट्टा में आ जाता है, 10⁻2 हो गया। 10⁻2 से और ये 5 जो है 500 से यहाँ से कट गया, 2 0 से 2 0, 5 से 5 कट गया, यानी कि बचा क्या आपका 500 बटा में 1, 500 बटा में 1 यानी कि 500 आप लिख सकते हैं। इनका अनुपात कितना आया 500। अब ऑप्शन में देखते हैं, यहाँ 500 यहाँ आया है, आप याद रखिएगा। तो हम चलते हैं पीछे, तो यहाँ 500 आया है, तो 500 को आप क्या लिख सकते हैं, ऑप्शन ए में देखिए, बी में देखिए, सी में देखिए, डी में देखिए। तो ऑप्शन बाकी तीनों में तो नहीं दिख रहा, लेकिन ऑप्शन ए को हम 500 के रूप में लिख सकते हैं। कैसे, क्योंकि 500 को हम क्या लिख सकते हैं, 500 को हम लिख सकते हैं 5 गुने 10⁻2, इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ 10 पॉइंट में दिया गया है, तो पॉइंट में लिखने के लिए हम इसे भी ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0.5 इंटू 10⁻3, क्योंकि एक 0 से गुना करेंगे तो फिर से ये इस रूप में आ जाएगा। तो ये देख सकते हैं कि आप 500 को हम इस रूप में लिख सकते हैं, इसलिए आपका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो आशा है आप लोग समझ गए होंगे। अगर आपको ज़रा भी समझने में दिक्कत होती है तो आप वीडियो को पीछे जा कर के एक बार सभी बातों को, की पॉइंट को, सभी को सुनिए ध्यान से और देखते रहिए किस तरह से सॉल्यूशन होता है। आपको आशा करेंगे कि आपको आ जाएगा। चलिए 203 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 203 नंबर है कि मुक्तावस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है। मुक्त रूप से कोई भी पिंड गिर रहा है, यानी फ्रीली रूप से एकदम आराम से नीचे की ओर गिर रहा है, कोई बीच में बाधा नहीं है, जाल नहीं लगाया गया है, ना हाथ लगा कर रोका गया है। मतलब कोई भी वस्तु को, द्रव्यमान को, पिंड को नीचे गिराया गया है आसानी से, फ्री रूप से, तो तय की गई दूरी किसके समानुपाती होगी। तो ऑप्शन ए में दिया गया है पिंड की मात्रा, बी है कि गिरने का समय, सी है कि गिरने के समय का वर्ग, डी है कि गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का वर्ग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गिरने के समय का वर्ग। यानी कि यह बात समझिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि कोई भी वस्तु है, जैसे कि कोई भी वस्तु है, जैसे कि ये पिंड हो गया, अगर इसको यहाँ से गिराना स्टार्ट करें और 5 सेकेंड जैसे ही हो हम पूछ दें कि स्टॉप,
तो यह गिर रहा है वो तो गिरते जाएगा। तो 5 सेकंड के बाद अगर हम पूछेंगे 5 सेकंड के बाद तय की गई दूरी बताओ, तो तय की गई दूरी जो है हमने देखा है कि गिरने के समय का वर्ग के समानुपाती होता है। तो 5 सेकंड का हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि गिरने के समय का वर्ग के बराबर होता है, समानुपाती होता है, समानुपाती होता है दूरी। तो 5 का स्क्वायर यानी कि 25 मीटर। हम कहेंगे कि 5 सेकंड में अगर हम पूछें कि 5 सेकंड में अगर ऊपर से गिराया गया वस्तु कितना दूरी तय करेगा, तो समय के वर्ग के समानुपाती करेगा, यानी कि 25 मीटर लगभग ये दूरी तय कर देगा। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि जो फ्री रूप से कोई भी वस्तु को गिराया जाता है तो उसका जो तय की गई दूरी होता है किसी समय में, तो समय के वर्ग के बराबर होता है, गिरने के समय के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 204 नंबर कि भौतिक तुलना कार्य करता है। अब भौतिक तुलना कार्य करता है, कितने लोग भौतिक तुलना या फिजिकल बैलेंस के नाम से नहीं जानते होंगे, लेकिन आप देखे हैं ये जनरल क्वेश्चन है। जनरल मतलब चीज़ है। तो क्या है कि फिजिकल बैलेंस क्या होता है। फिजिकल बैलेंस ये इस तरह का होता है, पलड़ा होता है दोनों तरफ, अब समझ गए होंगे आप, पलड़ा होता है और यहाँ टांगने के लिए एक फलक्रम लगाया जाता है, यानी कि तराजू, जो जनरल पहले यूज़ किया जाता था सब्जी तौलने के लिए किराने दुकान पर पहले के समय में, अभी तो ऑटोमेटिक हो गया। तो ये जो मैनुअल रूप से ये यूज़ किया जाता था, ये तुल्ला, इसी को फिजिकल बैलेंस कहते थे। तो ये किस सिद्धांत के कार्य करता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो जो है ये समांतर के नियम पर, समांतर बल के नियम पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि आप देखते हैं कि एक तरफ यदि हम 1 kg का बाट का प्रयोग करते हैं तो उसी के समान इधर हम जब तक कि मतलब वस्तु को बराबर ना हो जाता है तब तक हम इस पर वजन डालते रहते हैं। देखते हैं कि हाँ ये समान हो गया अपने बाट के बराबर, तो ये कहते हैं कि हाँ इस बाट के बराबर इसका द्रव्यमान है। तो इसी प्रकार हम समांतर बल के नियम पर इसका प्रयोग करते हैं। और अभी हमने बोला था कि मैनुअल और ऑटोमेटिक, तो मैनुअल और ऑटोमेटिक से ध्यान दीजिएगा कि आगे बहुत सारे वर्ड होते हैं जहाँ बोलते हैं लोग जनरल लाइफ में बोलते समय कि ये मैनुअल है, ये ऑटोमेटिक है। तो मैनुअल क्या होता है, ऑटोमेटिक क्या होता है, 1 सेकंड में जान लीजिए कि ऑटोमेटिक वो होता है जो कि ऑटोमेटिक रूप से काम करता है। जैसे कि अभी डिजिटल आपका तराजू हो गया, हाइड्रोलिक हो गया, या कोई मशीन जैसे कि चारा काटने वाला मशीन हो गया कि यदि हम उसमें मोटर लगा देते हैं तो वो ऑटोमेटिक काटता रहता है, मोटर के थ्रू उसमें ट्रांसफ़र हो जाता है एनर्जी, तो उसके थ्रू ये काटता रहता है, तो वो सब ऑटोमेटिक हो गया है। लेकिन मैनुअल क्या होता है, मैनुअल, तो मैनुअल वो होता है जिसमें हम अपना फिजिकल एनर्जी जो है उसमें यूज़ करते हैं। जैसे कि यदि आप देखते होंगे कि टाली होता है, ट्रक का टाली जो होता है या डंपर होता है, तो उसमें हाइड्रोलिक लगा होता है, हाइड्रोलिक के द्वारा ये उठता है, तो इसका जो उस पर माल लदा होता है पीछे की ओर गिरता है। यदि हम इसे कहें कि मैनुअल रूप से उठाना है, तो मैनुअल रूप से उठाने का मतलब कि इसमें अपना फिजिकल एनर्जी देना होगा, अपना शारीरिक बल इसमें इस्तेमाल करना होगा। तो उसके लिए हम लाठी, नीचे से लाठी लगाएंगे लोग, या इसको टांगेंगे, सीढ़ी लगाएंगे, जो भी अपना मतलब हथकंडा यूज़ करेंगे, तो वो क्या होगा कि मैनुअल रूप से हो जाएगा। ठीक है, तो मैनुअल रूप क्या होता है, जो हम अपना शारीरिक रूप में उसमें बल लगा करके काम करते हैं, वो मैनुअल हो गया। और ऑटोमेटिक मतलब कोई भी मशीन के द्वारा काम हो रहा है, ऑटोमेटिक हो रहा है, वो ऑटोमेटिक हो गया। तो आप समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं। देखिए, जितने भी मतलब क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी वर्ड होंगे तो वैसा नहीं है कि हम उसे स्किप करते चलेंगे, हम हर चीज़ को पढ़ते चलेंगे, और यहाँ फालतू की चीज़ें कोई भी बात ऐसा नहीं होगा। और आपको वीडियो को स्किप करने की ज़रूरत नहीं है, लाइन बाय लाइन 1 बाय 1 क्वेश्चंस को आगे देखते रहिए। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिए, सपोर्ट कीजिए थोड़ा बहुत, ताकि हम भी मोटिवेट रहें और रेगुलर आप लोगों के लिए वीडियो प्रोवाइड कराते रहें। ठीक है, चलिए 205 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 205 नंबर क्वेश्चन है कि जूल निम्नलिखित की इकाई है। जो जूल होता है किसकी इकाई होती है, तो ऊर्जा का, दबाव का, बल का, तापमान का। तो जो जूल होता है कार्य का SI मात्रक भी जूल होता है और ऊर्जा का भी SI मात्रक
जूल होता है। तो इसलिए ऑप्शन यहाँ ए हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा ऊर्जा, क्योंकि ऑप्शन में ऊर्जा है। और यदि आपका ऑप्शन में कार्य भी रहता है तो कार्य का भी सही मात्रक जूल होता है, तो आपका कार्य भी सही हो जाता है। यदि दबाव की बात करें कि दाब, तो दाब का सही मात्रक क्या होता है, तो पास्कल होता है। दाब का सही मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। बल का सही मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। बल का सही मात्रक न्यूटन होता है। तापमान का सही मात्रक क्या होता है, तो केल्विन होता है। तापमान का सही मात्रक केल्विन होता है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। चलिए, जो भी आता रहेगा चीज़ वो उसे हम रिवीजन भी करते चलेंगे, ताकि हमारा जो है कहीं से भी फिजिक्स न्यूमेरिकल चाहे कोई भी पॉइंट हो कमज़ोर नहीं रहे। चलिए आइए 207 नंबर पे आते हैं। प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम मापने वाले वैज्ञानिक थे। प्रकाश की चाल को मापने के लिए जो सर्वप्रथम वैज्ञानिक का नाम क्या था, तो वो थे रोमर। रोमर जी ने एक बहुत बड़ा योगदान दिया था, जिन्होंने सर्वप्रथम प्रकाश की चाल को बताया था। अब प्रकाश की चाल से बात करें हम, प्रकाश की चाल से बहुत ही इम्पोर्टेंट बात हम करने जा रहे हैं। प्रकाश की चाल से ध्यान दीजिएगा, आपके अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है, पानी में प्रकाश की चाल क्या होता है, कांच में प्रकाश की चाल क्या होता है, नाइट्रोजन में प्रकाश की चाल क्या होता है, तो आदि जो सोर्स हैं उसके बारे में पूछा जाता है कि उसमें प्रकाश की चाल क्या होता है। तो मुख्य ऐसे 3 पॉइंट है जिनको अक्सर जो जनरल रूप से मतलब हर किसी एग्ज़ाम में न किसी एग्ज़ाम में कभी कभी देखने को मिल जाता है। तो क्या है कि प्रकाश की चाल पूछा जाता है निर्वात में, प्रकाश की चाल पूछा जाता है निर्वात में। तो आपको नोट करना होगा तो नोट कर सकते हैं कि प्रकाश की चाल निर्वात में होता है। क्या होता है निर्वात में, निर्वात में प्रकाश की चाल यानी कि वैक्यूम में होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये केवल न्यूमेरिकल वैल्यू आपको नहीं याद करना है, कॉन्सेप्ट भी समझना है। हम 1 मिनट में बताते हैं, पहले इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कांच में यदि हम बात करें, कांच में, तो कांच में होता है आपका 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जल में बात करें यानी वाटर में, तो जल में क्या होता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है। अब आइए कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि प्रकाश की चाल जो जहाँ संघनन मीडियम होता है यानी कि डेंसर एरिया होता है, तो उस वहाँ प्रकाश की चाल कम होता है। जितना ज़्यादा आपका डेंस एरिया रहेगा यानी कि जहाँ ज़्यादा घनत्व रहेगा, जैसे कि यहाँ पूरा भरा हुआ एरिया है, तो इसमें से जब प्रकाश की चाल गुजरता है तो इसका प्रकाश की चाल जो है कम होता है। लेकिन यदि बात करें थोड़े से रेयर मीडियम में यानी कि संघनन माध्यम में जहाँ कि मतलब उतना घनत्व नहीं रहता है, तो वहाँ प्रकाश की चाल थोड़ा अधिक होता है। तो उसी प्रकार बात करें कांच में, तो कांच का जो एरिया होता है बहुत ही मतलब इसके पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत ही नज़दीक क्लोज रूप से इसके एटम्स एक दूसरे से अटैच होकर के कांच का निर्माण होता है। तो इसमें जो एरिया है बहुत ही डेंस रहता है, पूरा भरा रहता है। इसी प्रकार इसमें कांच के प्रकाश की चाल जो होता है और के कंपेयर में देख रहे हैं कि कम होता है, 2 × 10⁸ ही मीटर पर सेकेंड होता है। और उसके बाद बात करें तो जल में थोड़ा सा एरिया उसका खुल जाता है। जल में क्या होता है, थोड़ा से एयर होते हैं जिसके वजह से वो उनका गैप होता है, एयर के अंदर में थोड़ा गैप होता है, तो जिसके वजह से उसमें जो प्रकाश की चाल है कांच की कंपेयर में थोड़े से अधिक होता है। अगर निर्वात में बात करें जहाँ की कुछ नहीं होता, पूरी तरह खाली होता है, तो वहाँ सबसे अधिक होता है प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो प्रकाश की चाल किस मीडियम में क्या होता है ये जाना हमने, और ये जाना कि प्रकाश की चाल जहाँ ज़्यादा घनत्व एरिया रहेगा वहाँ कम होगा, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो प्रकाश की चाल जहाँ डेंस एरिया रहेगा वहाँ स्लो रहेगा, और प्रकाश की चाल जहाँ रेयर एरिया रहेगा, जहाँ संघनन एरिया रहेगा, जहाँ माने खाली एरिया रहेगा, वहाँ प्रकाश की चाल अधिक रहेगा। ठीक है, ये तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको नोट डाउन कर लेना है, नहीं तो याद है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं 208 नंबर पे। 208 नंबर है कि विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में मतलब रूपांतरित होती है। विद्युत मोटर जो होता है आपका इलेक्ट्रिक मोटर, वो विद्युत ऊर्जा किस रूप में रूपांतरित करती है, तो विद्युत ऊर्जा ले करके वो यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है। कौन, तो विद्युत मोटर।
ठीक है। विद्युत मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेकर के मैकेनिकल एनर्जी में यानी कि यांत्रिक ऊर्जा में ट्रांसफ़र करती है। अब देखते हैं कि कोई भी मोटर हो गया तो इसमें यदि हम लाइन देते हैं तो ये क्या करता है, बोरिंग के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, या पंखा में भी मोटर का इस्तेमाल किया जाता है तो वो हवा देता है, या बहुत तरह सोर्स हैं जहां प्रयोग करते हैं हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को उसमें दे करके अपने दैनिक जीवन के कार्य के लिए। तो जो दैनिक जीवन के कार्य जो हो गए वो यांत्रिक कार्य हो गए, तो यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करने के लिए हम मोटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक ग्राफ से क्वेश्चन है, देखिए ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे स्टूडेंट इसे स्किप कर देते हैं, लेकिन आपको एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। जो काफ़ी लेवल के रहेंगे, जैसे कि बहुत ज़्यादा टफ रहेंगे तो उसे हम स्किप करेंगे, बाकी ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन है 210, 209 दोनों को इसी ग्राफ के माध्यम से करना है। ग्राफ को देख लीजिए। 209 नंबर है कि दिए गए चित्र में पिंड का प्रारंभिक वेग है। जो चित्र ये दिया गया है इसमें प्रारंभिक वेग, तो यहाँ देख सकते हैं कि वेग का ग्राफ इधर दिया गया है और इधर समय का यानी कि टाइम का ग्राफ इधर दिया गया है, मेंशन नहीं है, टाइम का ग्राफ दिया गया है। तो वेग शुरुआती में जो पिंड का प्रारंभिक वेग कहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो 0 से, तो 0 ऑप्शन नंबर बी है, इसलिए आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 210 नंबर, इसी के आधार पर 210 नंबर है कि 5 सेकेंड बाद पिंड का वेग होगा। 5 सेकेंड बाद यानी कि 1 सेकेंड, 2, 3, 4, 5 सेकेंड के बाद वेग क्या है, तो आप देख सकते हैं कि ऊपर में यहाँ 5 सेकेंड के बाद वेग जो है 0.5 है यहाँ, यानी कि इधर वेग दर्शाया गया है, तो वेग क्या है 0.5 मीटर पर सेकेंड है। 0.5 जो आपका ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 211 नंबर, दिए गए चित्र में, यानी कि ये भी 211 है, चित्र के आधार पर है कि दिए गए चित्र में त्वरण पूछा गया है। तो त्वरण किसे कहते हैं, तो वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं, यानी वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। तो आपको त्वरण पूछा गया, तो इसमें चित्र में के अनुसार आपका त्वरण क्या होगा, तो वेग में परिवर्तन कैसे हो रहा है, तो आप देख रहे हैं कि 0 है, 0 से 0.1 हुआ, 0.2 हुआ, 0.3 हुआ, 0.4 हुआ, यानी कि इन सभी के बीच कितना का अंतर है वेग में, तो 0.1 का अंतर हो रहा है, 0.1 का अंतर हो रहा है वेग में। अब वेग में समय के दर को, तो वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। तो इनका क्या होता है, एक्सेलरेशन यानी त्वरण बराबर v/t होता है। तो यहाँ समय आप देखेंगे, समय के अंतराल क्या है, तो 1 सेकेंड का अंतराल है। आप देख सकते हैं सभी समय के बीच 1 समय का अंतराल है, तो यहाँ 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा टी का वैल्यू। तो इस तरह से आपका जो त्वरण है क्या होगा 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है। यहाँ यूनिट जो होता है त्वरण का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है, 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, 211 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 212 नंबर। कहा गया है कि 5 सेकेंड में तय की गई दूरी है। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन में हमने वाट का भी मार्क किया है, क्योंकि कोई भी आपको सॉल्यूशन कराने से पहले हम एक बार सभी क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करते हैं, आपको समझाने की कि कौन कौन से हम पॉइंट को याद रखना है कि आगे आपको हेल्प हो समझने में। तो हमने जब इसका रिवीजन किया था तो आप देख सकते हैं कि हमने वाट का मार्क यहाँ लगा दिया है, क्योंकि इसमें कुछ डाटा जो है इनकम्प्लीट है, क्योंकि 5 सेकेंड में तय की गई दूरी पूछा है। और दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय होता है, चाल इंटू समय होता है। तो दूरी बराबर चाल इंटू समय, तो इसमें तो चाल का वैल्यू दिया नहीं है, तो चाल नहीं दिया है तो समय केवल दिया है, तो इसका दूरी कैसे निकलेगा, तो इसलिए इसमें हमें डाउट रह गया, इसलिए इसके क्लियर नहीं हो पाएगा। 213 नंबर है, 213 नंबर भी देखिए थोड़ा सा ऊपर लेवल का क्वेश्चन है, तो इसे हम सॉल्व करने की कोशिश किए थे, नहीं हो पाया था, सॉरी। और ये भी देख सकते हैं कि आप ASM के क्वेश्चन है, इलाहाबाद में 2005 में पूछा गया है। और इसमें बात करें तो कोई एक भी ऐसे क्वेश्चंस नहीं कि जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम में नहीं पूछे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आप इस बुक को एक बार अच्छे से पढ़ जाते हैं हर कॉन्सेप्ट के साथ एक क्वेश्चंस को, तो पक्का है कि मतलब आप 100% में 99% क्वेश्चंस है कि आप कर जाएंगे, ऐसे स्किप नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
215 नंबर क्वेश्चन। 215 नंबर है कि 10 किलोग्राम का एक पिंड जमीन से 10 मीटर की ऊंचाई पर उसकी स्थित ऊर्जा क्या है। कोई भी जैसे कि ऊंचाई है, ऊंचाई का मान 10 मीटर, यहाँ स्थिर ऊर्जा के साथ रख दिया गया है। यहाँ रख दिया गया है द्रव्यमान को, जिसका द्रव्यमान कितना है 10 kg है। ठीक है, तो इसके दौरान यहाँ स्थितिज ऊर्जा पूछा गया है। तो हमने अब पहले भी बताया है स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा का, तो भाई कहना ही नहीं, इतना हमने तोड़ दिया है कि इसका क्वेश्चन से भी आपसे छूटने वाला नहीं है। आप पीछे के भी क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। तो स्थित ऊर्जा जो है, स्थित ऊर्जा बराबर क्या होता है, इसे इंग्लिश में कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है mgh। जहाँ हाइट की बात आ जाए तो आप समझ लीजिए कि आ गया भाई कौन, स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि कोई सी हाइट पर ही स्थितिज ऊर्जा स्थिर होता है। तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी का मान आपका निकलेगा, m का मान कितना गया है 10 kg। g का मान क्या होता है, तो g का मान क्वेश्चन में दिया रहे यदि 10 तो आपको 10 लेना है, नहीं दिया रहे तो g का मान एक तरह से कांस्टेंट होता है, जो कि गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गुरुत्वीय त्वरण का मान है ये, 9.8 यहाँ हो जाएगा, इंटू हाइट का मान कितना दिया गया है 10 मीटर। तो 10 मीटर यहाँ से सबको सॉल्यूशन कीजिएगा तो कितना आएगा 9800 और पॉइंट के बाद 0, यानी कि 980 जूल हो जाएगा, क्योंकि ऊर्जा का जो SI मात्रक होता है जूल होता है, तो 980 जूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 216 नंबर है कि एक ही तरह की दो ट्रेन A एवं B एक ही चाल से एक दूसरे के समांतर विषुवत रेखा के दोनों ओर उल्टी दिशा में चल रही है। तो A पूरब से पश्चिम एवं B पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है। कौन सी ट्रेन अपने ट्रैक पर अधिक बल लगाएगी। तो यहाँ क्वेश्चंस में आप ध्यान दिए होंगे कि जो भी ट्रेन है ये एक ही तरह की ट्रेन है, यानी कि क्वेश्चंस कहने का मतलब है कि दोनों का मास जो होगा एक ही तरह का होगा। एक ही तरह का सेंस मतलब यही है, और इनका जो चाल है एक ही चाल से आ रहा है, लेकिन एक दूसरे के डायरेक्शन का उल्टा है। एक इधर से जा रहा है और एक इधर से जा रहा है, यानी कि इधर पूरब है तो पूरब से पश्चिम, और ये है पश्चिम से पूरब, इस तरह से गमन कर रहा है। तो कौन सी ट्रेन अपने ट्रैक पर अधिक बल लगाएगी। तो दोनों का तो भाई चाल सेम है, दोनों एक ही तरह से देखने में भी लग रहा है, तो दोनों पर तो समान बल लगना चाहिए ना। तो ऑप्शन इस तरह का कौन सा है, तो ऑप्शन सी है कि दोनों बराबर, यानी कि दोनों पर जो बल लगाएगा ट्रेन पटरियों पर, ट्रैक पर, तो सेम तरह का बल लगाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 217 नंबर है कि गतिज ऊर्जा के वेग में 25% वृद्धि करने पर गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग शेयर नहीं करते हैं वीडियोस को, तो शेयर कीजिए प्लीज़, क्योंकि वीडियोस को बनाने के लिए काफ़ी टाइम लगता है। आप लोगों के लिए पहले सॉल्यूशन करना पड़ता है, और कुछ पॉइंट्स हैं कि याद करना पड़ता है, एडिट करना पड़ता है वीडियोस को, तो काफ़ी मेहनत लगते हैं, 2 से 3 घंटे लगते हैं। तो इसलिए यार आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि थोड़ा सपोर्ट किया कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर फर्स्ट बार है तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। चलिए आगे बढ़ते हैं। 217 नंबर है कि गतिज ऊर्जा के वेग में 25% वृद्धि करने पर गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि गतिज ऊर्जा की बात करें तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, गतिज ऊर्जा जिसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, और के बराबर होता है हाफ mv²। इसी में कह रहा है कि जो भी इसका पहले गतिज ऊर्जा होगा हम नहीं जान रहे हैं कितना होगा, और यदि उसमें 25% की वृद्धि करें तो क्या गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आइए इसको पेज पर हम आप लोगों को लेके चलते हैं। ठीक है, यहाँ समझते हैं अच्छे से। 25% वृद्धि की बात कहा गया है, 25% वृद्धि का बात कहा गया। तो वृद्धि मतलब यानी कि आप जो भी पहले से मान होगा यदि वेग का, जैसे कि वो अपने आप में 100% होगा। ठीक है, यदि आप 8 मानते हैं, यदि 100% के बराबर है, पहले मान के चलिए कि इसका 8 होगा, तो बाद में कह रहे हैं कि 25% बढ़ाया गया, तब इसका गतिज ऊर्जा क्या होगा। 25% बढ़ाने का मतलब कि इसका 50% क्या होगा 4, इसका 25%, 8 का 25% क्या होगा 2, यानी बढ़ाया गया, यानी कि पहले 8 था अब बाद में 2 बढ़ाया गया, तो यानी कि 10 हो गया। तब क्या होगा,
तो 8 पर एक बार निकालना है आपको, 10 पर निकालना है, और कितना वृद्धि हुआ उसको परसेंटेज को आपको बताना है। क्वेश्चन समझ गए। यदि आप यहाँ 8 की जगह पे कुछ ऐसा मानिए जिसका 25% आसानी से निकल जाए। यदि हम 16 मानते हैं तो 16 का आधा यानी कि 50% 8 होगा, उसका 25% फिर 50% क्या होगा तो 4 हो जाएगा, यानी 16 का 25% 4 हुआ, और एक बार हम 16 पे निकालेंगे और एक बार 4% 25% यानी बढ़ा तो 20 पर निकालेंगे। तो आप समझ गए। आइए निकाल के दिखाते हैं आपको। तो यहाँ से हो गया क्या कि हाफ mv²। यदि हम पहला जो वेग है 8 माने तो 8 गुने 8 v², बटा में फिर से उसी वस्तु का मानना है तो वही रहेगा हाफ और m का m और v² यानी कि 8 का 25% बढ़ा था तो कितना निकला था 8 अपने आप में 100% है, इसका 25% बढ़ाएं यानी 125%, तो क्या होगा 10 हो जाएगा। तो 10, तो यहाँ से 10 गुने 10 क्या होगा, तो इसका पूछा है कि कितना वृद्धि हो रहा है। तो हाफ से हाफ कट जाएगा, m से m कट गया, यहाँ से कटाएंगे तो 4 गुने 4 यानी कि 16, और यहाँ 5 गुने 5 यानी कि 25। ठीक है, नीचे 25 हुआ ऊपर 16 हुआ, यानी कि 16 पहले था बाद में हो जा रहा है, जब 25% बढ़ा है तो कितना हो जा रहा है 25 हो जा रहा है। वृद्धि कितना का हुआ तो 16 4 20 4 5 9 का वृद्धि हुआ, 9 का वृद्धि हुआ। अब प्रतिशत पूछा है क्वेश्चन में, आप पहले देखिएगा क्वेश्चन में प्रतिशत पूछा है कितना प्रतिशत बढ़ा। यदि हम 25% बढ़ाते हैं तो 9 का बढ़ा किस पर तो 16 पर, 9 का वृद्धि हुआ, पहले कितना था 16 पर, तो इसका परसेंटेज निकालने के लिए 100% से गुना, यहाँ से काटिएगा तो 4 से 4 चौका 16, 4 से 25 बार में यहाँ क्या हुआ 25 गुने 9 बटा में 4, 25 गुने 9 बटा में 4, तो 4 से यदि हम काटते हैं 9 को तो 4 दूनी की 8, 1 9 9, तो 4 दूनी की 8, 9 10 4 5 20, यानी 2.25 इंटू 25, 2.25 इंटू 25 कीजिएगा तो कितना आएगा 25 दूने के 50, अब 25 गुने 25 625, 56 पॉइंट आपका 56.25% वृद्धि होगा। तो ऑप्शन किस में है देखते हैं, चलिए देखते हैं 56.25 का वृद्धि होगा। तो देखते हैं इसमें क्या है 56.25 की वृद्धि, यानी ऑप्शन नंबर ए में देखिए दिया गया है, आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। कैसे हुआ और क्यों हुआ तो नहीं है, कैसे हुआ आप पहले जा कर के देख सकते हैं वीडियोस को। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। एक कार की गति 10 सेकंड में 20 किलोमीटर प्रति घंटा से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक बदलती है। इसका जो चाल है बदल जा रहा है, उसका गति किससे पहले था 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और बाद में कितना हो गया 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और तो इसका त्वरण निकालना है। तो आपको त्वरण के लिए हमने बताए थे पहले भी कि त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। तो यहाँ वेग कैसे बढ़ जा रहा है, वेग में परिवर्तन का मतलब होता है यहाँ कि v2 माइनस v1, यानी वेग में पहला जो होगा परिवर्तन बाद का परिवर्तन होगा और पहला परिवर्तन होगा उनका अंतर बटा में समय। तो यहाँ से पहले बाद में कितना है 50 हो जा रहा है, पहले कितना था 20 था, और बटा में समय कितना लग रहा है 10। तो 10 के दौरान इतना जो परिवर्तन हुआ कितना हुआ तो 30 बटा में 10, यानी कि 0 से 0 कट गया, 3 मीटर पर सेकेंड। 3 मीटर पर सेकेंड आपका निकला, तो ऑप्शन नंबर बी में है 3 मीटर पर सेकेंड। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 219 नंबर है कि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दिया जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा। तो आप देखते होंगे कि कोई भी लोलक हो यानी कि घड़ी में जैसे कि पेंडुलम ये लटका होता है उसी को लोलक कहते हैं। तो पेंडुलम लटका हो या कोई भी द्रव्यमान रस्सी के माध्यम से तार के माध्यम से इस तरह से लटका हो, और उसको एक जगह इसके जो फलक्रम के थ्रू यानी कि नट बोल्ट रिवेट या किसी माध्यम से इसको स्थिर कर दिया जाए, एक पॉइंट को स्थिर कर दिया जाए, और दूसरे पॉइंट जो है इसको मूव करने के लिए इस तरह से हम यहाँ फ्रेश बना लेते हैं। मूव करने के लिए यदि हम यहाँ ले जाते हैं और ले जा कर के छोड़ने के दौरान ये यहाँ तक मूव करता है और फिर से ये अपने स्थान पर आता है, यह धीरे धीरे गति एक स्लो अवस्था में पहुँच जाती है और फिर से ये बीच में रुक जाता है। तो इसके दौरान जब ये ले जा कर के किसी एक पॉइंट पर, यहाँ 1 पॉइंट हो गया, ये 2 पॉइंट हो गया, ये 3 पॉइंट हो गया,
एक पॉइंट पर या 2 पॉइंट पर ले जा करके हम छोड़ते हैं तो वस्तु को, तो ये एक वृत्तीय पाथ का निर्माण करता है। और आवर्त काल क्या होता है, जो अब एक दोलन को पूरा करने में जो समय लगता है इसे हम आवर्त काल कहते हैं। तो एक दोलन क्या होता है, तो एक दोलन को पूरा करने के लिए जो समय लगता है उसे आवर्त काल कहते हैं। तो ये दोलन क्या होता है, तो दोलन ये होता है कि जब हम इस पिंड को, लटके हुए पिंड को यानी कि लोलक को हम यहाँ से ले जा करके छोड़ते हैं और ये मान लीजिए कि यहीं तक गया और यहाँ से फिर पुनः रिटर्न ये अपनी स्थान पर आ जाता है। तो यहाँ से जाने और आने के दौरान दोनों का जो समय मिला करके वही आवर्त काल होता है। यानी कि एक दोलन को पूरा करने में जो समय लगा उसे आवर्त काल कहते हैं। और दोलन क्या हुआ, तो एक स्थान से गया और पुनः अपने स्थान पर आ गया, ये एक दोलन हुआ। ठीक है, तो अब क्वेश्चन पे आते हैं कि किसी सरल लोलक की लंबाई यदि 4% बढ़ा दिया जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होता है। तो इसके आधा आवर्तकाल बढ़ जाता है, इसके आधा आवर्तकाल बढ़ जाता है। यानी कि लंबाई यदि आप 4% बढ़ाएंगे तो उसका आधा यानी कि 2% इसका जो आवर्तकाल बढ़ जाएगा। तो 2% आवर्तकाल बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर हो जाएगा। आप समझ गए। यदि क्वेश्चन में कहता कि 8% यदि लोलक की लंबाई बढ़ा दें, 8% लोलक की लंबाई बढ़ा दें, यदि पहले 2 मीटर है तो इसको 8% बढ़ा दें तो इसका जो आवर्तकाल है यानी कि जो झूलने का इस तरह से समय था वो 4% बढ़ जाएगा। यानी कि जितना लंबाई बढ़ाएंगे उसका आधा जो है आवर्तकाल बढ़ जाता है। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 220 नंबर है, किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर क्या होगा। ऑप्शन ए है कि अवधि बढ़ती है एवं घड़ी पीछे हो जाती है। ऑप्शन बी है कि अवधि बढ़ती है एवं घड़ी आगे हो जाती है। सी है कि अवधि घटती है एवं घड़ी पीछे हो जाती है। डी है अवधि घटती है एवं घड़ी आगे हो जाती है। ई है अवधि वही रहती है एवं घड़ी सही समय देती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अवधि बढ़ती है एवं घड़ी पीछे हो जाती है। अब इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि किसी लोलक की लंबाई जब हम बढ़ा देते हैं, जैसे कि इतना लंबाई है, पहले का इतना लंबाई है, यदि हम इस तरह का लंबाई बढ़ा देते हैं तो जितना इसका आवर्तकाल था सही था, जैसे कि 5 बजने में 1 घंटा लगता है तो वही समय से वो आगे की ओर समय अपना बता रहा था। और इसके दौरान हम क्या किए कि जब हम इसका लंबाई बढ़ा दिए तो इसका आवर्तकाल भी बढ़ेगा, भले इसका आधा बढ़े। जैसे कि 4% यदि इसका लंबाई बढ़ता है तो 2% आवर्तकाल बढ़ता है, लेकिन आवर्तकाल तो बढ़ा। लेकिन आवर्तकाल बढ़ने का मतलब क्या होता है कि जितना समय में 1 घंटा में यदि इसको 1 घंटा में 4 बेल बज रहा है, 1 घंटा में अगर 1 बेल बजता है, जैसे कि टन 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 इस तरह से बजता है, तो यदि जो बजने में जो समय यदि ज़्यादा लग जाएगा तो मालूम चलेगा कि 1 घंटा बीत गया और इस तरह से झूलते झूलते ये आधा घंटा ही मतलब 2 घंटा लगा दिया। तो इस तरह से क्या हो जाएगा कि समय जो है पीछे चला जाता है और अवधि बढ़ जाता है, यानी कि इसका झूलने का समय जो है बढ़ जाता है। लेकिन एक्चुअली टाइम के अकॉर्डिंग, जो समय के अनुसार इसका घड़ी जो है पीछे चला जाता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। सही समय पर मतलब सही समय नहीं बताएगा जब इसका पेंडुलम का लंबाई बढ़ा दिया जाए तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 221 नंबर है कि एक पेंडुलम की लंबाई को दोगुना कर दिया जाए तथा उसके लोलक यानी कि गोलक और जो बॉब लटका हुआ होता है, ये द्रव्यमान लटका हुआ होता है, इसको गोलक को हम बॉब कहते हैं। तो बॉब के द्रव्यमान का आधा कर दिया जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा। तो इसको आप याद रखिएगा कि लंबाई को यदि दोगुना कर दिया जाए और द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए तो ये जो इसका आवर्तकाल होता है √2 गुनी हो जाती है, √2 गुनी हो जाती है, ऑप्शन ए। लेकिन यहाँ से टाइम पीरियड पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि फार्मूला केवल हम बताते हैं आपको क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है। तो टाइम पीरियड यानी कि आवर्तकाल बराबर टाइम बराबर फार्मूला एक होता है कि 2π√L/g, यानी कि ये विस्थापन को दर्शाता है। एल जो है लंबाई यानी कि विस्थापन डिस्प्लेसमेंट को दर्शाता है, जी जो है त्वरण को दर्शाता है। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है, T
t बराबर 2π√L/g। अब यहाँ से प्रोपोर्शनल की तरह पे क्वेश्चन पूछा जाता है, लंबाई को दोगुना कर दिया जाए तो समय क्या लगेगा। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन से यहाँ से निकल के आते हैं। तो जैसा क्वेश्चन आगे आएगा हम सॉल्व करते चलेंगे, ठीक है। तो फार्मूला को आप याद रखिएगा, फार्मूला से भी क्वेश्चन आता है कि कौन सा आवर्तकाल का फार्मूला होता है। तो 2π√L/g होता है। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर, और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि सरल लोलक का आवर्तकाल दोगुना हो जाएगा। सरल लोलक जो है उसका आवर्तकाल दोगुना यदि हो जाएगा तो क्या होगा। तो इसका आवर्तकाल दोगुना कब होगा, आवर्तकाल दोगुना कब होगा, जब लंबाई इसकी दोगुनी बढ़ेगी। यानी कि दोगुना जब हो रहा है, आवर्तकाल दोगुना हो रहा है तो लंबाई कितना होगा, 4 गुना बढ़ेगा। तभी तो लंबाई 4 गुना बढ़ रहा था, तो हम कह रहे थे कि आवर्तकाल 2 गुना बढ़ेगा। और यहाँ देखिए वही वाले क्वेश्चंस को पलट के पूछा गया है 2005 में आरआरबी कोलकाता के एग्ज़ाम में है कि यदि हम आवर्तकाल को 2 गुना कर दें तो इसका लंबाई क्या हो जाएगा। तो लंबाई क्या होगा, 4 गुना हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखिए सी में दिया गया है कि लंबाई 4 गुनी कर दी जाए। यदि लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो आवर्तकाल दोगुना हो जाएगा। यदि आवर्तकाल दोगुना हो जाता है तो लंबाई 4 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से एक दूसरे पर निर्भर है ये। और आशा करते हैं कि आपको इस क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि डाउट में होंगे और आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी क्वेश्चंस में ज़रा भी आपको डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके सभी कमेंट के जवाब बिल्कुल आसानी से दिए जाएंगे अगले वीडियो में हम, क्योंकि सभी आप लोग का जो कमेंट्स है बिल्कुल हमेशा रेगुलर पढ़ते रहते हैं और रिप्लाई भी देते हैं, ठीक है। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।